वेल जेकेएसएसबी ने ऑफिशियली फीमेल सुपरवाइजर का सिलेबस जो है वो नोटिफाई कर दिया है और हम लोगों ने भी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने लेक्चर्स का जो टाइमिंग है वो बना दिया है। तो जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन सबको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको अब फीमेल सुपरवाइजर के मटेरियल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सभी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, लाइक वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड ऑल। वन मोर थिंग, दैट इज 100% सिलेक्शन गारंटी। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा उन सबको एक चीज मैं बता दूं कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अब सिलेबस आ चुका है। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ सिर्फ मटेरियल को इकट्ठा करना ही सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उस मटेरियल को जितना मर्जी आप इकट्ठा कर लो, मेन तो वही है ना कि जब एग्जाम में वो 2 घंटे आपके सामने होंगे, उस 2 घंटे में किस तरह से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है। तो इस 2 घंटे में किस तरह से परफॉर्म करना है, इस चीज की तैयारी सिर्फ एक एक्सपीरियंस टीचर ही करवा सकते हैं आपको। ओके, सो आप लोगों अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम लोग आपको 100% सिलेक्शन गारंटी देते हैं। आप सिलेक्शन क्यों गारंटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम जो भी चीजें आपको पढ़ाएंगे, जो भी चीजें हम आपको करवाएंगे, वो एज पर जेकेएसएस भी होगा। वो 12th लेवल की सोशियोलॉजी, ग्रेजुएशन लेवल की सोशियोलॉजी या यूनिवर्सिटी लेवल की सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे। हम लोग आपको वही चीजें करवाएंगे जो आपको जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, सो दैट कि आप लोग आराम से वही चीजें करें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसको अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पेड को ज्वाइन नहीं करा, तो ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। जैसे आप इस पे मैसेज करेंगे आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स, ठीक है, सुपरवाइजर कोर्स। और उसके बाद आप लोगों को एक प्रॉपर मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको हमारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे ऐप के। आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, देन उसके बाद आप कोर्स को बाय कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो ऑफर था 999 का वो अभी भी वैलिड है, वो चल रहा है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मतलब बाय नहीं करा, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम इसका जो प्राइस है वो 3000 हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ 999 है, आप लोग अभी इस नंबर पे मैसेज करें और ज्वाइन करें। देखो, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना एक चीज, आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़नी है और वही मेन चीजें ही हम लोग अपने सिलेबस में करवाते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी खुद की लाइफ है, आपकी खुद की चॉइस है। यू वॉन्ट टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू दैट, ओके। और मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि अभी कोर्स को ज्वाइन करो, बाय करो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो। एटलीस्ट आप लोग कुछ मेहनत करना तो शुरू करोगे। कोर्स में ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि एटलीस्ट आप लोग कुछ करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो जो कुछ करने वाली चीज है ना, वही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। मतलब जो कोशिश, अगर आप ये सोचोगे कि कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ ऐसा होगा, तो वो चीजें नहीं है। क्योंकि मैंने अपने लास्ट 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक चीज सीखी है कि अच्छी चीजें डेली जब आप करते हो तो ही रिजल्ट दिखता है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अभी ज्वाइन करिए, आज से ही मेहनत स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का ये लेक्चर मेरा 2024 का पहला लेक्चर है। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और आई जस्ट विश एंड प्रे कि आप लोगों के जो भी सपने हैं अपनी लाइफ को लेके वो सब पूरे हों। और हम सब ने मिलके जो ये इनिशिएटिव लिया है फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करने का, और आप सब लोग जो इस पे मेहनत करें अच्छे से, उन सबका सिलेक्शन हो, इसी के साथ हम इस साल की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कास्ट सिस्टम के डीमेरिट्स के बारे में, राइट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। क्लियर है? तो इसके बाद अगर आपको कास्ट सिस्टम में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, तो हमारी डाउट क्लास होती है 7 से 8 बजे शाम को। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग मुझे कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। ऑलराइट, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको किसी चीज में, किसी भी लेक्चर में डाउट आता है, एटलीस्ट उस लेक्चर को 2 से 3 बार देखो। बिलीव में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों के साथ, बट हम जब उसको दूसरी बार तीसरी बार सुनते हैं ना, तो वो समझ आ जाता है, खुद ही समझ आ जाता है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी समझ ना आए तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, डाउट क्लास, आप सिंपली मैसेज करके क्लियर कर देंगे। क्लियर है?
तो चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेरिट्स पढ़े थे, अब हम स्टार्ट करेंगे डीमेरिट। डीमेरिट खत्म करने के बाद मैं अगेन आप लोगों को मेरिट जो है वो करवाऊंगा। मुझे एक्चुअली कुछ कैंडिडेट्स है जिनको एक दो पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं फिर से डी ये मेरिट्स को फिर से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग पहले करेंगे डीमेरिट। डीमेरिट खत्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग बात कर देंगे। मैं फिर से आप लोगों को रिकैप करवा दूंगा मेरिट्स को। अगर मैंने फिर से मेरिट करवाया ना, तो फिर वो क्या होता है कि जिनको समझ आ गया उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले हम डीमेरिट खत्म करेंगे, उसके बाद मैं लास्ट में मेरिट को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा डीमेरिट है दैट इज डिनाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर। क्या मतलब? कास्ट सिस्टम डिनाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। ये मोबिलिटी वर्ड किससे बना है? ये मूवमेंट वर्ड से बना हुआ है। ठीक है। अब कास्ट सिस्टम में आप सभी लोग जानते थे कि जिस जिस बंदा जो हर एक कास्ट का अपना एक ऑक्यूपेशन होता था। ठीक है। मतलब हर एक कास्ट के साथ अपना एक पर्टिकुलर काम जुड़ा हुआ था, और उस बंदे को वही काम करना होता था। ठीक है। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम की वजह से जो मोबिलिटी ऑफ लेबर थी, मतलब काम करने में जो मुझे मतलब काम करने की मूवमेंट में मनाही थी। मतलब सपोज करो मैं किसी फैमिली में पैदा हुआ, उस फैमिली की जो जात है और उस जात के साथ जो भी काम जुड़ा हुआ है, मुझे वही काम करना पड़ता था। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट था कास्ट सिस्टम का। ओके। ये हम लोग सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनके मीनिंग्स बताता हूँ। समझ आई? मैं फिर से बताता हूँ कि कास्ट सिस्टम डिनाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर। मतलब कास्ट सिस्टम जो था वो लेबर्स की मूवमेंट, लेबर जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये काम से वर्ड से यूज हुआ है। ठीक है। जो भी काम करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, उसके रिलेटेड आप लोग ऐसे बोल सकते हो। ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब काम काज के बीच में कोई मोबिलिटी नहीं थी ड्यू टू दिस कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट के साथ ही एक ऑक्यूपेशन जोड़ दिया जाता था, उसको वही काम करना होता था बस, वो उसके अलावा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैं हूं, और मैं फॉर एग्जांपल शूद्र फैमिली में पैदा हुआ, बड़ी लोअर कास्ट में पैदा हुआ। ठीक है। और वहीं पे मेरा एक दोस्त है, वो बंदा अच्छी हायर फैमिली में, हायर कास्ट में पैदा हुआ, लाइक ब्राह्मण्स में पैदा हुआ। अब मेरा इंटेलेक्चुअल माइंडसेट इतना खतरनाक है कि मतलब, लेकिन शूद्र होने की वजह से मुझे वही काम करना है जो मेरी जात के साथ मतलब अटैच था। और वो बंदा चाहे जितना मर्जी नालायक हो, लेकिन जो उसकी फैमिली मतलब जो उसकी कास्ट के साथ काम अटैच है, उसको वही करना था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए ये बढ़िया था, लेकिन किसी के लिए बहुत नुकसान था। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स आता है दैट इज कि इट डिनाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है। हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, डोंट वरी। नेक्स्ट जो है दैट इज अनटचेबिलिटी। तो देखो, हम लोग जो भी डिमेरिट्स कर रहे हैं ना, ये मेरिट या डिमेरिट कर रहे हैं, ये आज के बेसिस पे नहीं है, ये बहुत हिस्टोरिकली पुराने टाइम पे जो चीजें चलती आई हैं, हम उन चीजों को कर रहे हैं। ठीक है। तो टेंशन मत लेना आप, ये आज के टाइम पे चीजें नहीं है भाई अवेलेबल, ये पुराने जमाने की है। और आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा लास्ट में। देखो, नेक्स्ट जो डिमेरिट है दैट इज अनटीचेबिलिटी। अब पुराने जमाने में क्या होता था, ये छोटी जात के जो लोग होते थे ना, इनको इम्प्योर माना जाता था। मतलब इनको मतलब अगर ये लोग हायर कास्ट को छू लेते हैं, ठीक है, या इवन इनकी परछाई भी अगर ऊंची जात के लोगों पे पड़ जाती थी, तो वो अपने आप को इम्प्योर कंसीडर करते थे। ठीक है। तो अनटचेबिलिटी इस लेवल पे थी उस टाइम पे, छुआछात जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। टच नहीं करना। ओके। तो अब तो खैर ये अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गया अंडर आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। नेक्स्ट जो डिमेरिट है दैट इज सॉलिडेटरी रिटार्ड। सॉलिडेटरी जो वर्ड है, दिस इज अ वर्ड, ये यूनिट, इसका मतलब होता है यूनिटी। ठीक है। रिटार्टेड का मतलब होता है होल्ड या डिले। ठीक है। होल्ड बैक या डिले इसका मतलब होता है। अब बेसिक इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का, इसमें डीमेरिट्स में, कि देखो अब डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट जाट्स में बटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अपनी जात के लोगों के बीच में ज्यादा प्यार होगा, कलेक्टिवली कम होगा, एज अ होल कम होगा। तो इससे क्या होता था कि वो यूनिटी जो बनती थी, मतलब देखो फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं। ठीक है। 100 लोग हैं सोसाइटी में,
10 किसी और जात के हैं, 10 किसी और जात के, 10 किसी और जात के हैं, तो मतलब वो जो यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि अगर 100 का 100 बंदे के अंदर यूनिटी हो तो आप खुद सोचो कि उनको कोई तोड़ सकता है। लेकिन पूरी सोसाइटी 100 बंदे 10-10 लोगों में बटे हुए हैं, तो उन 10-10 लोगों को तो कोई भी आराम से हरा सकता है। तो इसीलिए मतलब कास्ट सिस्टम जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो यूनिटी होनी चाहिए थी वो कभी वैसी बनी नहीं, वो हमेशा डिले रही या होल्ड पे रही। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में बताया गया। नेक्स्ट जो है लिखा है, नेक्स्ट डीमेरिट है रॉन्ग मैन इन ऑक्यूपेशन। रॉन्ग मैन इन ऑक्यूपेशन का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले ही टॉप पे एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, तो वो शूद्रा फैमिली में पैदा हुआ, या कोई मेरा एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही नालायक है लेकिन वो हायर फैमिली में पैदा हुआ। ठीक है, मैं वो अच्छे से काम कर सकता हूँ जो हायर फैमिली, मतलब जैसे ब्राह्मण्स को एक ही काम होता था कि रिलीजियस चीजों को पढ़ना पढ़ाना, है ना। तो मैं अगर शूद्र फैमिली में पैदा हुआ तो मैं वो पढ़ा नहीं सकता, है ना। और वो जो बंदा है जो हायर फैमिली में पैदा हुआ वो इतना इंटेलिजेंट है नहीं, लेकिन अब वो उस फैमिली उस कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको वही करना है। अब मैं छोटी जात में पैदा हुआ हूं तो मुझे छोटी जात वाला काम ही करना है। तो इसी तरह से क्या होता था कि मतलब जो भी काम काज होते थे उसमें बहुत गलत इंसान रहते थे, मतलब बहुत ही इनकम्पिटेंट लोग जो होते थे। ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट, जब हम मैं एलैबोरेट करूंगा। नेक्स्ट जो बात है दैट इज ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल टू नेशनल यूनिटी। ठीक है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, बाधा। ठीक है, रुकावट या बाधा बोल सकते हो, हिंड्रेंस जिसे बोलते हैं। तो कास्ट सिस्टम जो थी वो बहुत बड़ी बाधा थी नेशनल यूनिटी को भी लेके। नेशनल यूनिटी अगर हम बात करें तो नेशनल यूनिटी मतलब पूरा राष्ट्र की यूनिटी। देखो हम लोग जात में हम लोग जातों में बटे हुए हैं, लेकिन एक कंट्री जो है एज अ होल वो डिफरेंट डिफरेंट जातों से बनी है या नहीं बनी, ऑब्वियसली बनी है। तो अब होता यूं था उस टाइम पे कि लोग जो थे वो अपनी जात को लेके ज्यादा लॉयल थे, अपनी जात को लेके ज्यादा कोऑपरेटिव थे एज कम्पेयर टू एज अ होल। अब उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि नेशन की अगर हम बात करें तो नेशन यूनिटी को लेके कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बाधा ऑब्स्टेकल बन गया। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट जो थी दैट इज ऑब्स्टेकल टू सोशल प्रोग्रेस। ऑब्स्टेकल टू सोशल प्रोग्रेस का मतलब ये था कि अब सारे लोग सारे इंसान जाति पात पे बटे हुए थे, तो अपनी अपनी कास्ट को लेके सारा का ये था कि मेरी कास्ट बढ़े मेरी कास्ट बढ़े। बट सोशल प्रोग्रेस मतलब एज अ होल सोसाइटी की प्रोग्रेस को लेके ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्या, कास्ट सिस्टम। उसके बाद अनडेमोक्रेटिक, ये अनडेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है यहाँ पे लोगों द्वारा सारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, क्लियर है। लेकिन ये कास्ट सिस्टम अनडेमोक्रेटिक इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो बंदा सपोज करो रूलिंग फैमिली में पैदा हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल जिस कास्ट के साथ रूलिंग वर्क जुड़ा हुआ है तो उसी कास्ट का बंदा वो कर सकता था, चाहे वो काबिल है या नहीं है, उसका वो रूलिंग जो काम है वो वही करता था। इसलिए ये अनडेमोक्रेटिक थी, मतलब ये लोगों द्वारा नहीं चुनी जाती थी। ये खुद जैसे फॉर एग्जांपल वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता था वहां पे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से ये कास्ट सिस्टम अनडेमोक्रेटिक था। देखिए इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अनडेमोक्रेटिक में, देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं अपनी मर्जी से लोगों को चुन के सरकार में भेजते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो फिर वो जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। तो इन शॉर्ट मतलब लोगों की मर्जी से बंदे वहां बैठे हुए हैं जो लोगों के काम करते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम जो था डेमोक्रेटिक नहीं था, मतलब वहां पे जो फैमिलीज रूल कर रही हैं तो उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो रूल करते थे, वहां पे लोगों की कोई भी सहमति वाला सीन नहीं होता था। इसीलिए पुराने जमाने में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम वो चीजें अनडेमोक्रेटिक थी। ठीक है, और एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा आया तो वो जिस भी जात से होता था, रूलिंग वाला बंदा जिस भी जात से होता था, तो उसका मेन फोकस यही होता था कि मेरी जात को ज्यादा फायदा मिले, क्लियर है। तो वो दूसरी जात को देख के नहीं सिखाते थे, इस लेवल का प्रॉब्लम था। और दैट्स व्हाई कास्ट सिस्टम जो था पुराने जमाने की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये भी था कि दैट वाज अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट जो डिमेरिट था दैट वाज प्रमोट कास्टिज्म। तो जाहिर सी बात है हम लोग जातियों की कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें कास्ट इज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज्म जो होता है ना वर्ड, ये एक कास्ट के आगे जो इज्म लिखा हुआ है, इज्म, इज्म इसका मतलब होता है फीलिंग। क्या मतलब होता है इसका, फीलिंग्स। ठीक है,
तो मतलब वो अपनी कास्ट को लेके वो बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है ना, ये उस चीज को बढ़ाता था कास्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम आपको समझ आया होगा। अब हम एक एक चीज को इसको एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कि आपको मजा आए। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक्चुअली आप लोगों को बता चुका हूँ मोटा मोटा, और जो मैंने बताया है वही आएगा। अब सुनिए, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। मेरिट डिमेरिट से क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लगता है आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, और एज अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे बोल एक सेकेंड, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच और द फॉलोइंग डीमेरिट्स, डीमेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोग, ऑप्शन में आप लोगों को इनमें से एक दो तीन ऑप्शंस दिए होंगे, और नेक्स्ट फोर्थ में लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको किसको टिक करना है? आपको टिक करना है ऑल ऑफ द अबव को। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, या आपको ये पूछा जा सकता है दूसरी तरह से क्वेश्चन कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, और नॉट द आर नॉट द डिमेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से जो नहीं होगा, मतलब हमने जो भी चीजें पढ़ी, इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में कुछ दिखेगा, बस आपको उसको टिक करना है। ध्यान रखना, एग्जाम में सिर्फ लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम वन बाय वन जो है चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट की चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो पहला जो डिमेरिट हमने पढ़ा, डिनाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब कास्ट सिस्टम जो क्या करता था, वो मोबिलिटी ऑफ जो लेबर थी, ठीक है, मतलब कामकाज में जो मूवमेंट थी उसको डिनाई करता था। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम के साथ ऑलरेडी एक ऑक्यूपेशन जो था वो अटैच होता था। ठीक है, चलिए वही लिखा हुआ है कि कास्ट सिस्टम जो था रिस्ट्रिक्ट करता था मोबिलिटी ऑफ लेबर को, क्योंकि इंडिविजुअल जो किसी भी स्पेसिफिक कास्ट में पैदा हुआ उसको ऑलरेडी एक मतलब ऑक्यूपेशन जो है उसको असाइन हो जाता था। ठीक है, जो भी मतलब उसके बर्थ के बेसिस पे, मतलब ये कि कास्ट सिस्टम, आपको पता है कास्ट सिस्टम किस चीज पे बेस करता है? वो ऑन बर्थ, मतलब आप जिस भी फैमिली में पैदा होगे उस फैमिली की जो भी कास्ट है वो उस कास्ट के आप बंदे बन गए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि जैसे बंदा किसी कास्ट में पैदा हुआ, किसी फैमिली में पैदा हुआ, उस फैमिली की जो भी कास्ट है उस कास्ट के साथ ऑलरेडी एक ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है, तो आपको वही करना होता था, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम जो था वो डिनाई करता था मूवमेंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर को। ठीक है, और इस चीज की वजह से क्या होता था, मतलब एक जो कॉम्पिटिटिव इंसान होता था, ठीक है, वो कभी भी अपनी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल तरीके से सोसाइटी में जो अपनी पोजीशन है, प्लस इकोनॉमिकली वो इस अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाता था इस चीज की वजह से। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब जो एक इंसान जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, लेकिन वो छोटी जात में पैदा हो गया, तो उसको कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिलता था कि वो अपनी सोसाइटी में अपनी दशा सुधार सके, या अपने इकोनॉमिकली अपनी अपनी जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट था किसका? कास्ट सिस्टम का। तो वही चीज लिखी है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बंदा जो लोअर कास्ट में पैदा हुआ, ठीक है, तो उसको वो ऑलरेडी एक ऑक्यूपेशन जो है वो कन्फाइंड हो जाता था जो भी उसकी कास्ट के साथ एसोसिएट होता था। ठीक है, अब बिना इस चीज को जाने कि वो कितना स्किल पर्सन है, कितना टैलेंटेड है, या कितना एस्पिरेस एस्पिरेशंस है उसके अंदर, ठीक है, एस्पिरेशंस होता है किसी काम को करने की उत्सुकता। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा पहला डीमेरिट है। नेक्स्ट जो डीमेरिट आता है दैट इज अनटचेबिलिटी। क्लियर है? अनटचेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो ये बेसिकली बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग। अनटचेबिलिटी आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे अंडर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश है भाई। अगर कोई इंसान ऐसा करता है ना तो उसे कानूनी सजा मिलती है। ओके, लेकिन पुराने जमाने में ये बहुत खतरनाक चीज थी, और बहुत बड़े लेवल पे इसको प्रैक्टिस किया जाता था। सुनिए आप, इसमें क्या लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो था हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करता था। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा डिमेरिट है कास्ट सिस्टम का। अब यहाँ पे क्या होता था कि कुछ ऐसी जात होती थी
जिन्हें लाइक दलित्स, ठीक है, और दलित्स को क्या बोला जाता था, अनटचेबल बोला जाता था, ऐसे बोला जाता था, ठीक है। एंड दलित जो सबसे छोटी जात थी उनको क्या बोला जाता, अनटचेबल बोला जाता था पहले। अब इनके साथ बहुत ज्यादा इनको, दलित्स को, जो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, इनको बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ता था, ठीक है। और इन दलित्स को बेसिकली इम्प्योर कंसीडर किया जाता था। क्या किया जाता था, कंसीडर्ड इम्प्योर, इनको इम्प्योर कंसीडर किया जाता था। अब बेसिकली इन लोगों को बहुत ज्यादा बहुत तरह तरह की चीजों से इनको एक्सक्लूड किया गया था। एक्सक्लूशन का वर्ड जो है, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब होता है मतलब बाहर निकालना या मनाही, ठीक है। अब कैसे, सुनिए। अब बेसिकली ये जो दलित होते थे, जिन्हें अनटचेबल्स बोला जाता था पहले, इन लोगों को पब्लिक स्पेस को यूज करने का हक नहीं दिया जाता उस टाइम पे। इवन इनको इंफीरियर ट्रीट कराया जाता था। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि दलित जो होते थे उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ता था पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करने में, ठीक है। इवन इनको मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी भाई, ये मंदिरों में एंटर नहीं कर सकते थे बेचारे। और ये बहुत ही ज्यादा वायलेशन और सेग्रीगेशन जो है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, ठीक है, इनको फेस करना पड़ता था सेम सोसाइटी में जहां ये बच्चे, यहाँ ये बंदे पैदा हुए हैं, उसी जगह पे, ठीक है, समझ आई। सो दैट्स व्हाई अनटचेबल इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डीमेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम, बट अभी ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में लिखा है कि सॉलिडेटरी रिटार्ड। सॉलिडेटरी मतलब यूनिटी, और रिटार्ड का मतलब होल्ड या डिले आप लोग बोल सकते हो। अब वो क्यों था, सुनिए। अब यहाँ पे लिखा है कि कास्ट सिस्टम बेसिकली कॉपरेशन जो था वो प्रमोट करता था, लेकिन अपने कास्ट ग्रुप में। मतलब कि जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि जो भी कास्ट के मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स अपनी कास्ट को लेके ज्यादा लॉयल थे, ज्यादा कोऑपरेटिव थे एज कंपेयर टू एज अ होल कंप्लीट सोसाइटी। सो इस वजह से क्या हुआ कि हमेशा सोशल सॉलिडिटी या यूनिटी जो थी डिफरेंट कास्ट के बीच में, वो हमेशा लैग रही। वो मतलब हमेशा हमेशा होल्ड पे रही, डिले रही, वो कभी हुई नहीं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ, इस सिस्टम की वजह से ये जो मतलब रेनफोर्स्ड डिविजन्स एंड हायरार्की लीडिंग टू इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ बॉर्डर सोशल कोहेरेंस। मतलब अब उससे प्रॉब्लम ये हुआ, देखो जितने भी डिविजन्स थी या हायरार्की थी सोसाइटी में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए। इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब आपसी एक दूसरे की कास्ट के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। और जिस वजह से वो जो होता है ना, लैक ऑफ ब्रॉडर सोशल कोहेरेंस, मतलब वो एज अ सोसाइटी या मतलब बहुत बड़े लेवल पे सोशल एकता वो कभी बन ही नहीं पाई इस कास्ट सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और आपस में उनको लगता था कि हमारी कास्ट बेटर है, बाकी तो सब पागल ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोशल यूनिटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस कास्ट सिस्टम की वजह से, ओके। और जिसकी वजह से जो ये यूनिटी थी वो हमेशा होल्ड पे रही, होल्ड बैक पे रही, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि कास्ट बेस्ड जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहते थे, जो भी डिस्प्यूट्स रहते थे, मतलब जैसे मैं किसी कास्ट का हूँ, बंदा ये लोग किसी और कास्ट के हैं, तो आपस में ही लगे रहते थे उस टाइम पे। अब वो जो डिस्प्यूट्स होते थे ना, वो अगर देखो एक सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट आई, तो कास्ट वाले अपने ही कास्ट में अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो पूरी सोसाइटी एज अ होल कंप्लीट सोसाइटी कभी उनमें कभी यूनिटी आ पाएगी, तो कभी नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो इस वजह से कास्ट सिस्टम जो था, उसकी वजह से ये जो सॉलिडिटली रिटॉर्ड था, मतलब ये जो एकता थी वो हमेशा खत्म ही रही, वो हमेशा डिले रही, होल्ड पे रही, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज रॉन्ग मैन इन ऑक्यूपेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हर एक कास्ट के साथ क्या होता था, हर एक कास्ट के साथ स्ट्रिक्टली एक ऑक्यूपेशन जो था वो असाइन होता था, ठीक है। हर एक कास्ट के साथ स्ट्रिक्टली, मतलब आप मानो या ना मानो भाई, वो जुड़ा हुआ है तो आपको वही करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था कि कोई बहुत सारे ऐसे फैमिली में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते थे, हायर फैमिली में, जो उतने ज्यादा कम्पिटिटिव नहीं है, उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अब उनको काम वो हायर लेवल वाले करने होते थे, जिस वजह से क्या होता था, इन एफिशिएंसी एंड इन कंपटीशन जो था, कंपिटेंसी वो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में होना शुरू हुआ, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर इंसान उस काम को सूट करता है या नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नालायक इंसान हायर फैमिली हायर कास्ट में पैदा हो गया, तो उसको ना चाहते हुए भी पढ़ाना है,
ठीक है। अब जिसको खुद नहीं आता, वो लोगों को पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली रॉन्ग मैन इन ऑक्यूपेशन तो आएगा ही आएगा ना, मतलब गलत जगह पे गलत बंदा जो है वो काम कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता था, सोसाइटी कभी भी एफिशिएंट बन ही नहीं पाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। ठीक है, क्लियर आया, क्लियर हुआ। तो वही चीजें यहाँ पे भी एक्सप्लेन करी है कि एक इंसान जो जिसके अंदर में भी एक्सेप्शनल टैलेंट हो, लेकिन ये मतलब कास्ट सिस्टम के साथ जो भी एक रिजिड असाइन ऑक्यूपेशन होता था, उस वजह से वो बंदा कभी भी वो शोकेस कर ही नहीं पाता था, उसको वही काम करना पड़ता था जो वो करना चाहता है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि हमेशा रॉन्ग मैन, मतलब गलत आदमी किसी गलत जगह पे ही काम कर रहा होता था। ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। क्लियर हुआ ये? देखो, मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, मैं इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी भाषा में, और आप मुझे सुन के उसी चीज को अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखा है दैट इज ऑब्स्टिकल टू नेशनल यूनिटी। देखो, जैसे हमने बात करी सॉलिटरी रिटार्ड की, मतलब यूनिटी जो थी कास्ट सिस्टम की वजह से एज अ होल सोसाइटी की, वो कभी बन ही नहीं पाई। ठीक है, तो इसी इसी तरह से यही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कास्ट सिस्टम जो था वो अक्सर ऑब्स्टेकल होता, प्रॉब्लम, बाधा, ठीक है, हिंड्रेंस। ओके, तो कास्ट सिस्टम जो है वो हमेशा नेशनल यूनिटी के लिए प्रॉब्लम बनी रही। अब प्रॉब्लम कैसे बनी रही, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर कास्ट जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, उसकी वजह से वो कभी भी एज अ होल नेशंस के लिए वो मतलब नेशनल यूनिटी बनी नहीं पाए ये लोग, कास्ट सिस्टम। अब सुनिए इसमें क्या लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो था उन्होंने क्रिएट करा डिवीजन, ठीक है, एंड सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, डिविजन्स हुई, कास्ट में, कास्ट की वजह से सोसाइटी में डिविजन्स हुई, और उस डिवीजन की वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में इनइक्वलिटी हो गई। ठीक है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा, किसी को कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं सोशल इनक्वालिटी। अब कास्ट सिस्टम ने जैसे लोगों को डिवाइड करा, अब उस वजह से सोसाइटी में इनइक्वलिटी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नेशनल यूनिटी जो थी उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। अब कैसे आई, क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा मिला वो अलग हो गया। अब जैसे मैंने आपको बात करी कि वहां पे इंटर कास्ट डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते थे, जो हायर में पैदा हो गए वो कहते हैं हम बाकी पागल हैं। तो मतलब नेशन की अगर हम बात करें, नेशन में तो सारे लोग एक साथ जुड़ के ही नेशन बनता है ना, चाहे वो छोटा हो, अमीर हो, गरीब, सॉरी अमीर गरीब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कास्ट की बात हो रही है कि अगर कोई इंसान छोटी जात में पैदा हुआ है या बड़ी जात से पैदा हुआ है, तो सभी एज अ लोगों को मिलकर ही एक यूनिटी, एक एक नेशन बनता है। जब नेशन में ही आधे लोग कहीं और हैं तो आधे कहीं और हैं, तो कहाँ खाक यूनिटी बनेगी। तो वही इस चीज में बोला हुआ है कि कास्ट सिस्टम की वजह से क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुई। फ्रेगमेंटेशन मतलब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, पूरी सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी, और बेसिकली क्या होता था कि सभी लोग अपनी कास्ट बेस्ड इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे एज कंपेयर टू कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द नेशन। मतलब एज अ नेशन, एज अ होल, एज अ नेशन को प्रायोरिटी देने की बजाय लोग अपनी कास्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि नेशनल यूनिटी को ये जो कास्ट सिस्टम है अक्सर ये प्रॉब्लम मतलब करता रहा। मतलब कास्ट सिस्टम की वजह से अक्सर हमारी जो सोशल यूनिटी थी वो उस तरह से स्ट्रांग हो ही नहीं पाई। क्लियर है? तो यही एग्जांपल में लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो था, कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती थी, मतलब कास्ट सिस्टम में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब, देखो पॉलिटिक्स उस टाइम पे जो भी थी वो भी एक सेम कास्ट के लोग ही करते थे, जाहिर सी बात है, सभी लोगों को तो हक था नहीं क्योंकि अनडेमोक्रेटिक थी। अब उसमें क्या होता था कि जिस भी जात का लोग, जात का बंदा मतलब अथॉरिटी में बैठा हुआ, वो अपने ही जात को फेवर करता था। अब इससे जो वो जात जो एक्चुअल में छोटी जात है, तो जाहिर सी बात है उनको उनके लेके कोई कॉपरेशन था नहीं, मतलब वो हमदर्दी कोई थी नहीं। तो दैट्स वाई क्या होता था कि एज अ होल कभी कभी भी वो कभी एक साथ मिल नहीं पाए, जब मिल नहीं पाए तो कभी भी एज अ नेशन वो यूनिटी कभी बन नहीं पाई। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट कि हर एक कास्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते रहे, और कास्ट मतलब लोग अपनी कास्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे एज कंपेयर टू गिविंग अ कॉमन प्रायोरिटी टू द होल नेशन। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑब्स्टेकल टू सोशल प्रोग्रेस। तो ये जो, ये सेम ही चीज हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो अब क्या होता है कि जब बात कर सोशल प्रोग्रेस जो वर्ड है, ये किस वर्ड, सोशल प्रोग्रेस मतलब सोसाइटी की प्रोग्रेस। ठीक है, सोसाइटी की प्रोग्रेस।
और सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में तो डिफरेंट 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 कास्ट आती थी, मतलब डिफरेंट कास्ट कंबाइंड होने के बाद ही तो मतलब सोसाइटी बनती थी ना। तो यहीं पे लिखा था कि जब लोग डिफरेंट जात में बटे हुए थे तो वो अपनी जात को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। जब अपनी जात को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, अपनी जात को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में कभी भी प्रोग्रेस हो सकता है उस सोसाइटी में। मतलब सपोज करो मैं किसी बहुत बड़ी कास्ट में पैदा हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है मैं अपनी कास्ट को ज्यादा सपोर्ट करूंगा। जाहिर सी बात है मैं अपने चंद लोगों को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जिससे प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरी मतलब जिस भी जगह का मैं अथॉरिटी हूं, तो उसमें जो ऐसे लोग हैं, जो लोग शूद्रा हैं या लोअर जात के हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान ही न दूं, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में कभी प्रोग्रेस होगा? यहाँ तो सिर्फ एक कास्ट ही प्रोग्रेस करेगी ना। तो यही सबसे बड़ा डिमेरिट था इस पॉइंट का, कि कास्ट सिस्टम जो है वो उसकी वजह से हमेशा सोसाइटी में कभी प्रॉपर इक्वल प्रोग्रेस हो ही नहीं पाई। वहां सिर्फ अपनी कास्ट में प्रोग्रेस होती थी। तो यही एक्सप्लेन करा है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। क्या लिखा है कि जो एजेड कास्ट सिस्टम जो था, इसमें बेसिकली बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें वो बेसिक एजुकेशन, रिसोर्सेज या सोशल मोबिलिटी को एक्सेस कर सकते थे। इन शॉर्ट, मतलब मैंने तो आपको पॉलिटिकल एग्जांपल दी कि किसी एक जात का बंदा जो है वो पॉलिटिक्स में है, अथॉरिटी में है। उस टाइम पे पॉलिटिक्स भी होती थी, ठीक है, लेकिन वो अलग राजाओं महाराजाओं वाले टाइप की पॉलिटिक्स होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ऑब्स्टेकल टू सोशल प्रोग्रेस, मतलब यहाँ इस पॉइंट में लिखा है कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। यहाँ इंडिविजुअल्स का मतलब है लोग, पीपल, ठीक है। सभी लोगों को इस कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी में, मतलब सभी लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी टू एसेस एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को लेने में, रिसोर्सेज को यूज करने में, या सोशल मोबिलिटी में, ठीक है। अब जब सब लोगों को इतनी ये सारी अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलती थी, तो इससे क्या होता था, इससे ऑब्वियसली एक मतलब जो भी फुली यूटिलाइजेशन होती है ह्यूमन पोटेंशियल की, वो कभी हो ही नहीं पाई, ठीक है। मतलब इस डिस्पैरिटीज की वजह से, इस डिवीजन की वजह से, ये जो फुल यूटिलाइजेशन होती थी ह्यूमन पोटेंशियल की, वो कभी हो ही नहीं पाई। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो एक बंदा जो है वो किसी नीच जात में पैदा हो गया, लेकिन वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। अगर उस इंसान को प्रॉपर एजुकेशन, रिसोर्सेज या उसको प्रॉपर वो चीजें नहीं मिल ली, तो जाहिर सी बात है उसका जो टैलेंट था वो बेकार हो गया। अब उसका टैलेंट बेकार हो गया तो जाहिर सी बात है जो वो कंट्रीब्यूट कर सकता था सोसाइटी की प्रोग्रेस में, वो कभी कर नहीं पाया। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, और हमने ऑब्स्टेकल सोशल प्रोग्रेस में यही पढ़ा कि इस कास्ट सिस्टम की वजह से सोशल प्रोग्रेस में क्या हुआ कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाती थी टू एक्सेस एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड सोशल मोबिलिटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में डिस्पेरिटीज आई, डिविजन्स आई, और जो फुली यूटिलाइजेशन हो सकता था ह्यूमन पोटेंशियल का, वो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, वो कभी हुआ ही नहीं। जिसकी वजह से मतलब वो इंसान जो सोसाइटी की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता था, उसने कभी किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटी जात में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसको वो सारी रिसोर्सेज मिले ही नहीं, जानकारी मिली ही नहीं। तो दैट्स व्हाई। क्लियर? अब एग्जाम्पल तौर पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिखा है कि वो इंडिविजुअल जो लोअर कास्ट में पैदा हुआ, ऑब्वियसली उनको क्वालिटी एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या सोशल एडवांटेजेस नहीं मिलते थे ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल प्रिजुडाइज, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला जो पॉइंट है इसमें, दैट इज अनडेमोक्रेटिक। तो अनडेमोक्रेटिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस टाइम पे क्या होता था। देखो कास्ट सिस्टम में क्या लिखा है कि इनहेरेंटली, मतलब जब से कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ, जब से पैदा होती है कुछ चीज, तब उसको बोलते हैं इनहेरेंटली, मतलब जन्म से ही, ठीक है, या जात 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 से ही, पीढ़ी दर पीढ़ी को ही बोला जाता है इनहेरेंट। तो अब कास्ट सिस्टम इनहेरेंटली अगर हम बात करें, तो अनडिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। ये क्या करती है? अनडिटरमाइन करती है इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को। अंडरमाइंस का क्या मतलब होता है? अंडरमाइंस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि कास्ट सिस्टम जो है जब से स्टार्ट हुआ तब से ही, मतलब जो इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स थे, कास्ट सिस्टम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कैसे कर दिया, सुनिए। अब इसमें क्या था कि इट डिनाइज इंडिविजुअल इक्वल राइट्स, मतलब कास्ट सिस्टम की वजह से जो इंसान को इक्वली राइट मिलने चाहिए थे, इसने हमेशा उस चीज को डिनाई करा, ठीक है। जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, इसने हमेशा उस चीज को
मतलब डिनाई का जो मतलब होता है दैट अस्वीकार करना, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार मतलब नहीं मानना, ऐसे, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में हमेशा, क्योंकि कास्ट सिस्टम में क्या होता था, कास्ट सिस्टम में जो बंदा जिस कास्ट में पैदा हो गया, जाहिर सी बात है वही अपना सिस्टम चलाता था, चाहे वो कम्पिट उस चीज के लायक है या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे कि कास्ट सिस्टम जो है वो हमेशा ये इक्वल इक्वल इंडिविजुअल के राइट, इंडिविजुअल यहाँ पे मतलब है पीपल्स, मतलब लोगों को कभी भी कास्ट सिस्टम की वजह से इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी, सोशल स्टेटस कभी मिल ही नहीं पाया। ये सभी चीजें लोगों को मिलती थी उनके कास्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सभी चीजें मतलब जो बंदा जिस कास्ट में पैदा हुआ उसको वही चीजें करनी है, उसको वही चीजें करनी है। तो इसीलिए वो जो मतलब एक आइडल, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो आइडल होता है क्या, इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, तो हमेशा कास्ट सिस्टम ने उसको वायलेट करा, सो दैट्स व्हाई इट इज अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे इन्होंने बोला है कि डिनायल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ लिखा है कि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम वाले टाइम पे उसमें डेमोक्रेसी वाले जो सीन होता था उसमें क्या था कि कास्ट सिस्टम जो थी वो डिनाई करती थी सभी लोगों की इक्वल रिप्रेजेंटेशंस को। जैसे आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हर एक जात का बंदा, मतलब वैसे तो जात के बेसिस पे किसी को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, आज के टाइम पे तो एजुकेटेड लोग हैं, हमेशा एक अच्छे इंसान को चूज करके भेजना चाहिए। लेकिन फिर भी पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो वाई इट इज अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि वहाँ आज के टाइम पे क्या है, पार्लियामेंट है, एमएलए एमपीज हैं जो आप लोगों के बिहाफ पे मतलब लॉज कानून या बातें रखते हैं तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन पुराने जमाने भी ऐसा होता था, रिप्रेजेंटेशंस होती थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इक्वल रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती थी, सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। सभी लोग वही पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनकी कास्ट आइडेंटिटी होती थी, मतलब जो उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो मतलब इसमें अथॉरिटी में बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, वही लोग रहते थे। मतलब छोटी जात में से या अदर जात में से बहुत सारे ऐसे लोग थे उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। जब सभी इक्वल लोगों को डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन में इक्वल मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो वहां पे तो कहाँ सबको एक जैसा समान या एक जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई कास्ट सिस्टम जो था वो हमेशा अनडेमोक्रेटिक रहा। ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। चलिए आगे जो वर्ड आज आगे जो दिया गया है दैट इज प्रमोट कास्टिज्म, मतलब ये इज्म का जो मैंने आपको वर्ड बोला, ठीक है। एक होता है कास्ट, कास्ट का तो पता लग ही गया आपको, जात, और इज्म वर्ड जो लिखा होता है ना लास्ट में, तो ये होता है फीलिंग्स। क्या मतलब होता है इसका, फीलिंग्स। तो मतलब कास्ट सिस्टम जो था ये बहुत कास्ट इज्म, मतलब कास्ट वो जो होता है ना अपनी कास्ट को लेके बड़ी स्ट्रांग फीलिंग्स, उसको बड़ा प्रमोट करता था। कैसे, देखो ये जो कास्ट सिस्टम था वही लिखा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइस एंड स्टेरियोटाइप जो चीजें थी, फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ कास्टिज्म, मतलब कास्ट सिस्टम में ये जो कास्ट पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था छोटे लोगों के साथ, जैसे उनको प्री जज किया, प्रीजुडाइज का मतलब होता है प्री जज करना किसी भी इंसान को, और ये जो स्टीरियोटाइप चीजें थी, मतलब ये जो भ्रम थे, इनकी वजह से ये जो एनवायरनमेंट था कास्टिज्म का ये बहुत ज्यादा बना, बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ। फॉस्टर होता है किसी भी चीज को पंप या पुश मिलना, ठीक है। अब क्या है मीनिंग सुनिए, अब क्या होता था कि अब जो लोग ऊपर वाली जात में पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है वो तो खैर ऐश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो छोटी जात में पैदा हुए, लेकिन टैलेंट बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर, लेकिन उनको शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा। अब इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या इस प्रिजुडाइज की वजह से, मतलब प्रिजुडाइज होता है किसी भी इंसान को प्रीजज कर लेना, तो जैसे छोटी जात में लोग होते थे चाहे वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो, लेकिन अब छोटे जात में पैदा हुआ तो उनको पहले ही जज किया जाता था, भाई ये नहीं है, तुम नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सभी चीजें कास्ट के साथ ऑक्यूपेशन सेट होते थे। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता था कि जो कास्टिज्म है ना बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, कि मतलब फिर लोगों को लगा कि यार हमारी कास्ट जो है चाहे जैसे भी है हम ही हम है ना, तो हर कोई अपने आप में अपनी कास्ट को बेहतर समझने लगा। तो इस चीज की वजह से ये कास्ट सिस्टम जो था ये कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगा। तो वहीं लिखा है कि कास्ट बेस्ड जो वाइस होते थे, प्रिजुडाइसेस होती थी, इन सब कास्ट बेस्ड बाइस, बाइस का क्या मतलब होता है, बाइस का मतलब होता है पार्शियलिटी, ठीक है, मतलब फेवरेटिज्म,
मतलब वाइज हो जाना अपनी चीजों को लेके। तो ये कास्ट पे जो वाइज होते थे, प्रिजुडाइसेस होती थी, इसकी वजह से सोसाइटी, इसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में डिविजन्स हुआ, फिर उसके बाद ये मार्जिनलाइजेशन हुआ, देन उसके बाद जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था छोटे लोगों के साथ वो प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। क्लियर है? तो वही एग्जांपल तौर पे बताएं कि डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज एंड वायलेंस जो होता था अगेन इंडिविजुअल फ्रॉम लोअर कास्ट बेस, मतलब लोअर कास्ट में जो लोग आते थे उनके साथ जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज, वायलेंस वायलेंस वगैरह होता था उनकी कास्ट आइडेंटिटी के बिहेव पे। तो इस चीज की वजह से ये जो कास्टिज्म जो था ना, ये बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ टाइम पे। तो मतलब इन शॉर्ट मैं आपको इस प्रमोट कास्टिज्म में यही बताना चाहता हूँ कि कास्ट सिस्टम में कास्ट को लेके, जो लोअर कास्ट को लेके जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। और किस बेस पे होता था, इस कास्ट सिस्टम की वजह से ही होता था। क्लियर है? तो कास्टिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फीलिंग्स को लेके। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इस कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो था वो फेस करना पड़ता था उन कैंडिडेट्स को जो लोअर कास्ट में पैदा होते थे। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर, आई थिंक ये वो सारे के सारे डिमेरिट्स थे आप लोगों के कास्ट सिस्टम के। और मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पुराने हमारा मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जो मैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट है मैं वो क्लियर कर दूं। ठीक है? रिकैप कर रहे हैं हम लोग अब पुराना। और देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट था मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम का, वो था कि स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। मतलब जो भी कास्ट है उस कास्ट के जो भी मेंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है उनका आपस में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन होता था। मतलब अगर सपोज किसी इंसान को, उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस कास्ट का पूरा जो ग्रुप होता था उसकी हेल्प करता था। तो मतलब इन शॉर्ट जो पहला मेरिट था कास्ट सिस्टम का ये कि कास्ट के बीच में जो कास्ट के ग्रुप्स जो होते थे, उस ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में जब भी कभी ज़रूरत होती थी एक दूसरे की हेल्प करते थे, कॉपरेट करते थे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज डिफाइन इकोनॉमिक परस्यूट। मतलब डीमेरिट में इस पॉइंट को किसी और नजर से देखा गया, लेकिन मेरिट में इसको किस नजर से देखा जाता है सुनिए। लिखा गया है डिफाइन इकोनॉमिक परस्यूट। इकोनॉमिक वर्ड जो है दैट इज ऑक्यूपेशन, दैट इज रिलेटेड विद योर ऑक्यूपेशन। मतलब जिस फैमिली में बच्चा पैदा हुआ उस फैमिली की जो भी कास्ट है उस कास्ट के साथ जो भी ऑक्यूपेशन रिलेटेड है बंदे को वही परस्यू करना होता था। ठीक है? अब इसमें इस किस पॉइंट से बोला गया है कि अब जितनी ज्यादा कास्ट होंगी उतने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होंगी। तो इस पर्टिकुलर मेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम में इस पॉइंट को इस तरह से देखा गया है। ठीक है? कि एक डिफाइंड, ऑलरेडी एक डिफाइंड ऑक्यूपेशन होता था जो उसको करना होता था विदाउट एनी टेंशन। नेक्स्ट जो है दैट इज रेशियल प्योरिटी। रेस मतलब जाति, प्योर मतलब साफ सुथरा। तो अब यहाँ पे रेशियल प्योरिटी को किस तरह से मेरिट माना गया सुनिए। अब यहाँ पे लिखा है कि जब भी कभी शादियां होती थी कास्ट में तो वो एंडोगेमी मैरिज होती थी। एंडोगेमी मैरिज मतलब सेम जिस कास्ट का लड़का है उसी कास्ट की लड़की है। तो उसमें क्या होता था, जो रीति रिवाज लड़का बचपन से करता आया या देखता आया या प्रैक्टिस करता आया वही सेम कास्ट की लड़की है तो उसमें भी वही सेम कास्ट रीति रिवाज उसने फॉलो करे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो उस जात के जो भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, वो हमेशा वैसे की वैसे प्योर ही रहते थे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते थे। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का वो मतलब है। ओके? कि मतलब मैरिज जो होती थी वो एंडोगेमी होती थी, विद इन कास्ट होती थी। तो जिसकी वजह से उस जात के जो भी पुराने रीति रिवाज, रिचुअल्स, कस्टम वगैरह होते थे वो हमेशा प्योर ही रहते थे। वो कभी भी मतलब किसी और जात के बंदे से अगर आप शादी कर रहे हो तो उस जात के अलग कस्टम रिचुअल्स हैं तो वो कभी भी मिक्सअप नहीं होते थे। ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेशियल प्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल मेकअप। ठीक है? ये बेसिकली इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब है इन्फ्लुएंस, मतलब कास्ट सिस्टम जो था वो इन्फ्लुएंस करता था इंटेलेक्चुअल मेकअप को। इंटेलेक्चुअल मेकअप को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता था सुनिए। अब यहाँ पे लिखा है कि कास्ट सिस्टम में क्या होता था। कास्ट सिस्टम जो था वो इंसान के इंटेलेक्चुअल वर्ड बेसिकली रिलेटेड है विद योर माइंड। ठीक है? आपके दिमाग से, मतलब आपकी नॉलेज, आपकी स्किल। ठीक है? स्किल सेट जो भी है एक इंसान के अंदर। ठीक है? तो इन सब चीजों को कास्ट सिस्टम जो था वो क्या करता था, शेप देता था। ठीक है? कास्ट सिस्टम क्या करता था, इन्फ्लुएंस करता था किसको, किसी भी इंटेलेक्चुअल मेकअप को। यहाँ पे मेकअप का मतलब ये नहीं है कि फेस पे मेकअप, मेकअप का मतलब होता है इंग्रेडिएंट। मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल चीजें हैं आपके माइंड में, उनका मेकअप की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल मेकअप, मतलब
कास्ट सिस्टम जो था वो क्या करता था, जितने भी कास्ट है, ठीक है, उन कास्ट के सभी कास्ट के साथ क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट जुड़े हुए हैं। तो कास्ट सिस्टम की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखा गया है कि एक शेप मिलती थी, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं अलग अलग तरह की नॉलेज स्किल सेट को मतलब यूज करते थे, ताकि सोसाइटी में मतलब अपने काम में उस चीज को उसको यूज कर सकें। क्लियर है? तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कास्ट सिस्टम, ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि कास्ट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे, अब जुड़े हुए थे, और जो सभी चीजें मिलके क्या करती थी, सोसाइटी को चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट काम करती थी। और यही रीजन था कि लोगों को अलग अलग काम करने का भी मौका मिलता था। ठीक है, क्लियर है? मतलब जितनी ज्यादा जातें, जितनी ज्यादा कास्ट, उतने ज्यादा लोगों की नॉलेज, स्किल सेट, ताकि वो लोग अलग अलग काम करते थे, और एज अ होल जो चीज सोसाइटी को चाहिए फंक्शन करने के लिए, वो सभी लोग उसको करके देते थे। क्लियर है? ये पर्टिकुलर इस वर्ड का मीनिंग था यहाँ पे। नेक्स्ट जो था इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो अब इंटीग्रेशन मतलब, अब हमने जो पढ़े ऑब्स्टेकल टू नेशनल यूनिटी डीमेरिट्स में, लेकिन इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे इसको अलग नजर से देखा गया। मैंने क्या बोला, इंसान, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो किसी चीज को बहुत अच्छी नजरों से देखता है, कुछ इंसान कुछ चीजों को किसी अलग नजर से देखता है। तो मेरिट में देखो क्या लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो है ना, वो कंट्री को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, चलिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो था, अगर हम हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, किसके लिए, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स कम्युनिटी। मतलब डाइवर्स होता है डिफरेंट कम्युनिटीज को इंटीग्रेट करने के लिए, एक यूनाइट करने के लिए, एंड रीजन विद इन अ कंट्री। मतलब एक कंट्री में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइवर्स कम्युनिटी को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। मतलब हर एक कम्युनिटी का अपना ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कल्चर, रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, और हर एक कम्युनिटी अपने मेंबर्स को एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क देती है, जिसकी वजह से वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये लिखा गया है कि एग्जाम्पल तौर पे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम ने हेल्प करा है क्या करने में, डिफरेंट डिफरेंट रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप को इंटीग्रेट करने में। किसके थ्रू, अपने सोशल स्ट्रक्चर और रिचुअल्स एंड कस्टम को, कस्टम के थ्रू। ठीक है, समझ आई? तो ये बेसिकली कहने का मतलब सिंपल इतना है कि हर एक बंदे ने चीजों को अलग निगाह से देखा है और अलग निगाह से उसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट है दैट इज प्रोवाइड फॉर वेरियस फंक्शन। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर जो कास्ट सिस्टम में होती थी, अब इस मेरिट में देखो इन्होंने उस टाइम पे डिवीजन ऑफ लेबर को इन्होंने लिखा रॉन्ग, मैन इन ऑक्यूपेशन, लेकिन उसी चीज को यहाँ मेरिट में इन्होंने किसी अलग नजर से देखा है कि जो कास्ट सिस्टम में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑलरेडी कास्ट के साथ रिलेटेड होते थे, तो लोगों को मतलब ऑलरेडी पता होता था कि मुझे क्या फंक्शन करना है। तो कास्ट सिस्टम की वजह से ऑलरेडी फंक्शन डिना मतलब बने हुए थे। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि कास्ट सिस्टम प्रोवाइड वेरियस फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट जो था दैट वाज कल्चरल डिफ्यूजन। मतलब हर एक कास्ट का अपना एक कल्चर था, अब उस कल्चर को, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड करना। ठीक है, अब वो क्या करते थे, अब हर एक बंदा जो है, मतलब हर एक कास्ट जो है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करता था और उसको स्प्रेड भी करता था। ठीक है, इन द सोसाइटी। ओके, एंड सभी सोसाइटी, और एक सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो होते थे, अपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के जो कल्चर्स होते थे उसी से मिलकर एक शानदार फैब्रिक बनता था, मतलब ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये एक बेसिकली फ्रेज यूज करी गई है। तो इस तरह से ये थे मेरिट आप लोगों के कास्ट सिस्टम के। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप 7 से 8 बजे शाम के टाइम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डाउट क्लास होती है, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।